जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। साझे में खेती होती, लेन देन में भी कुछ साझा था। एक को दूसरे पर कामिल एतिमाद था, यानी पूरा भरोसा था। जुम्मन जब हज करने गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। वो ना हम निवाला थे, ना हम मशरब, यानी ना एक साथ खाने वाले और ना ही एक मजहब के मानने वाले। सिर्फ हम ख्याल थे, यानी एक जैसी सोच रखने वाले थे, और यही दोस्ती की असल बुनियाद है। इस दोस्ती का आगाज उस जमाने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पिदरे बुजुर्गवार शेख जुमेराती के रूबरू जानुए अदब तय करते थे, यानी दोनों जुम्मन के पिताजी से पढ़ते थे। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, खूब रकाबियां मांझी, यानी प्लेटें मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का दम ना लेने पाता था। इन खिदमतों में शागिर्दाना अकीदत के सिवा और कोई भी बुरा ख्याल न था, जिसे अलगू खूब जानता था। अलगू के बाप पुराने दस्तूर के आदमी थे। तालीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज्यादा भरोसा था। वो कहा करते थे, उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज से होता है। और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज या दुआओं का असर ना हुआ तो उसे तस्कीन थी कि तहसील ए इल्म का कोई दकीका उसने फुरगुजाश्त नहीं किया, यानी वह यह सोचकर इत्मीनान कर लेंगे कि अलगू ने बारीकी से इल्म हासिल ही नहीं किया, इल्म उसकी तकदीर ही में ना था। शेख जुमराती खुद दुआ और फैज के मुकाबले में ताजियाने के ज्यादा कायल थे और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे, यानी बहुत ज्यादा डंडे का प्रयोग करते थे। उसी का ये फैज था कि आज जुम्मन के कुर्ब ओ ज्वार के मवाजियात में पुरसिश होती थी, यानी आसपास के गांवों में जुम्मन की खबर गिरी होती थी। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, मगर गरीब का वारिस कोई ना था। जुम्मन ने वादा ओ अहद के सब जबाग दिखाकर खाला अम्मा से वह मिल्कियत अपने नाम करा ली थी, जब तक हिबानामा पर रजिस्ट्री ना हुई थी। खाला जान की खूब खातिरदारियां होती थी। खूब मीठे लुकमे, चटपटे सालन खिलाए जाते थे, मगर पगड़ी की मोहर होते ही उनकी खातिरदारियों पर भी मोहर हो गई। जुम्मन की अहलिया बी फहीमन ने रोटियों के साथ चीज भी बदल दी और रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी। बूढ़िया वक्त के बोरिए बटोरेगी क्या? 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया है, यानी ना काबिले काश्त जमीन क्या दे दी। एक दिन बगैर दाल के रोटी नहीं उतरती। जितना रुपया उसके पेट में गया, अगर होता तो अब तक कई गांव मोल ले लेते। कुछ दिनों तक खाला जान ने और देखा, मगर जब बर्दाश्त ना हुई तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन सुलह पसंद आदमी था। इस मुआमले में दखल देना मुनासिब ना समझा। कुछ दिन तो रो धोकर काम चला। आखिर एक रोज खाला जान ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा, यानी साथ ना हो सकेगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूंगी। जुम्मन ने बेइतनाई से जवाब दिया, यानी ध्यान ना देकर जवाब दिया, रुपया क्या यहाँ फलता है? खाला जान ने बिगड़ कर कहा, तो मुझे कुछ नान नमक चाहिए या नहीं? जुम्मन ने मजलूमाना अंदाज से जवाब दिया, चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। कोई ये थोड़े ही समझता था कि तुम ख्वाजा खिज्र की हयात लेकर आई हो। खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। जामा बाहर होकर, यानी बेकाबू होकर पंचायत की धमकी दी। जुम्मन हंसे, वो फातिहाना हंसी जो शिकारी के लबों पर हिरण को जाल की तरफ जाते हुए देखकर नजर आती है। कहा, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन का वबाल यानी मुसीबत पसंद नहीं। पंचायत की सदा किसके हक में उठेगी, उसके मुताल्लिक शेख जुम्मन को अंदेशा नहीं था। कुर्ब और जवार यानी आसपास, यहाँ ऐसा कौन था जो उनका शर्मिंदा ए मिन्नत ना हो? कौन था जो उनकी दुश्मनी को हकीर समझे? किसमें इतनी हिम्मत थी जो उनके सामने खड़ा हो सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं, मरीज ने आप ही दवा तलब की। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका तस्फिया जरूरी था, यानी फैसला जरूरी था। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, रुसूख यानी पहुंच और मंतिक यानी अपने बात करने के अंदाज पर पूरा भरोसा था। इसीलिए वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए।
बूढ़ी खाला ने अपनी समझ में तो गिरिया उजारी करने में कोई कसर ना उठा रखी, मगर तकदीर की खूबी ऐसी कि कोई इस तरफ माइल ना हुआ। किसी ने तो यूं ही हाँ हूं करके टाल दिया, किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया। जरा इस हवस को देखो, कब्र में पैर लटकाए हुए हैं। आज मरे कल दूसरा दिन हुआ, मगर सब्र नहीं होता। पूछो अब तुम्हें घर बार जगह जमीन से क्या सरोकार। एक लुकमा खाओ, ठंडा पानी पियो और मालिक को याद करो। सबसे बड़ी तादाद सितम जरीफों की थी, यानी हंसी हंसी में तंज कसने वालों की थी। खमीदा कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल और इतने तफरीह के सामान मौजूद हों तो हंसी का आना कुदरती अम्र है। घर ऐसे इंसाफ परवर आदमियों की तादाद बहुत कम थी जिन्होंने खाला जान की फरियाद को गौर से सुना हो और उसकी तशफ़ी की हो, यानी हमदर्दी दिखाई हो। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर कहा, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बेरुखी से बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला ने हाँप कर कहा, अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूं, आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। हमारे सैयद सालार गुहार सुनकर पेड़ से उठाए थे, क्या मेरा रोना कोई ना सुनेगा? अलगू ने जवाब दिया, यूं आने को मैं आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब? अपनी अपनी तबीयत, जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, उसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने ताक कर निशाना मारा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोए हुए ईमान का सारा जत्था चोरी से लुट जाए, उसे खबर नहीं होती, मगर खुली हुई ललकार सुनकर वो चौंक पड़ता है और होशियार हो जाता है। अलगू चौधरी दोस्ती के डर से ईमान की बात न कहने वाले सवाल का जवाब न दे सके। क्या वह नहीं कहने की जुर्रत कर सकते थे? शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्के का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। जब कोई आता था एक दबी हुई सलाम अलैक से उसका खैर मकदम करते थे, मगर ताज्जुब था कि बाअसर आदमियों में सिर्फ वही लोग नजर आते जिन्हें उनकी रजा जोई की कोई परवाह नहीं हो सकती थी। कितने मजलिस को जानकारों की दावत समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजिरीन को मुखातिब करके कहा, पंचो आज 3 साल हुए, मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, उसे आप लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहीन ए हयात यानी जिंदगी भर रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल 6 महीने तो मैंने उनके साथ किसी तरह रो धोकर काटे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती, बेकस बेवा हूं, थाना कचहरी कर नहीं सकती सिवाय तुम लोगों के, और किससे अपना दुख दर्द रोऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उस राह पर चलूं। अगर मेरी बुराई देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने तोड़ लिया था, यानी उन किसानों को तोड़ लिया था जो पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ पंच किसे बनाते हो, अभी से तय कर लो। जुम्मन ने हाजिरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली और खुद को मुखालिफों के नरगे में पाया, यानी खुद को विरोधियों की भीड़ में पाया। फिर जुम्मन ने दिलेराना अंदाज से कहा, खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे कोई उज्र यानी ऐतराज नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? जुम्मन ने बुढ़िया को घज़बनाक निगाहों से देखकर कहा, अब इस वक्त मेरी जबान न खुलवाओ, जिसे चाहो पंच बना दो। खाला ने जुम्मन के ऐतराज को ताड़ लिया, बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं? और सबको जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानेगा? जुम्मन फरते मसरत से बाग हो गए, यानी उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई, मगर जब्त करके बोले, यानी सब्र करके बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू चौधरी, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अलगू बगलें झांकने लगे, इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। मुअतरिजाना अंदाज से कहा, यानी एतराज करने वाले अंदाज में,
बूढ़ी माँ, तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गहरी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वह अल्लाह की तरफ से निकलती है। अलगू को कोई चारा ना रहा, सरपंच बने। रामधन मिश्र दिल में बुढ़िया को कोसने लगे। अलगू चौधरी ने फरमाया, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब जरूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की है और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा है तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो न हम तुम्हारे दोस्त। ये इंसाफ और ईमान का मुआमला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया। तुमको भी जो कुछ कहना हो कहो। जुम्मन एक शान ए फजीलत से उठ खड़े हुए और बोले, पंचों, मैं खाला जान को अपनी माँ की जगह समझता हूँ और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में जरा अन्न बन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ। औरतों की तो आदत ही है, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। खेतों की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर है। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था। कानूनी आदमी थे। जुम्मन से जिरह करने लगे। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की झड़प की तरह लगता था। रामधन मिश्र और उनके रफीक सर हिला हिलाकर उन सवालों की दाद देते थे। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मजे मजे की बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा है। अच्छी दोस्ती निभाई। इससे अच्छे तो रामधन ही थे। वो यह तो न जानते थे कि कौन कौन से खेत कितने पर उठते हैं और क्या निकासी होती है। जालिम ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। जिरह खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया। लहजा निहायत संगीन और तहकुमाना था, यानी हाकिमों जैसा था। वह बोले, शेख जुम्मन, पंचों ने इस मुआमले पर अच्छी तरह गौर किया। ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफा होता है। तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो। इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबानामा मनसूख हो जाएगा, यानी रद्द हो जाएगा। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। अहबाब से कहने लगा, भाई, इस जमाने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। इसी को नैरंगी ए रोजगार कहते हैं। अगर लोग ऐसे दगाबाज गंदुम नुमा जौ फरोश ना होते तो मुल्क पर ये आफतें क्यों आती। ये हैजा और प्लेग इन्हीं मक्कारियों की सजा है। मगर रामधन मिश्र और फतह खान और जग्गू सिंह इस बेलाक फैसले की तारीफ में रत्ब उल लिसान थे। इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी, दोस्ती दोस्ती की जगह है। मुकद्दम ईमान का सलामत रखना है। ऐसे ही सत्यवादियों से दुनिया कायम है, वरना कब की जहन्नुम में मिल जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। तनादार दरख्त हक का एक झोंका भी ना सह सका। वो अब भी मिलते थे, मगर वो तीर ओ सिपर की तरह जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी। खुशकिस्मती से मौका भी जल्द मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर के मेले से बैलों की एक अच्छी गोइयां मोल लाए थे। पछाई नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्बो जवार के लोग, यानी आसपास के लोग, उन्हें देखने आते रहे। इस पंचायत के 1 महीने बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र कर जाए, मगर खुदा नेक व बद देखता है। अलगू को अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने उसे जहर दिलवाया है। इसके बरअक्स चौधराइन का ख्याल था कि उस पर कुछ कराया गया है। चौधराइन और फहमीन में एक दिन जोर शोर से ठनी। दोनों ख्वातीन ने रवानी ए बयान की नदी बहा दी। तशबीहात और इस्तियारों में बातें हुई। खैर, जुम्मन ने आग बुझा दी। बीवी को डांटा और रज़्मगाह यानी जंग के मैदान से हटा ले गया। उधर अलगू चौधरी से अपने डंडे से चौधराइन की शीरीं बयानी की दाद दी। एक बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। मजबूरन उसे बेच डालने की सलाह हुई। गांव में एक समझू सेठ थे। वो यक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे। उस बैल पर उनकी तबीयत लहराई। सोचा उसे ले लूं तो दिन में बिला किसी मिन्नत के 3 खेवे हों, नहीं तो एक ही के लाले रहते हैं।
बैल देखा, गाड़ी में दौड़ आया। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। चौधरी भी घाटे की कुछ परवाह ना की। समझू सेठ ने नया बैल पाया तो पांव फैलाए। दिन में 3-3, 4-4 खेवे करते, यानी चक्कर लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेवों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूस डाल दिया और गरीब जानवर अब भी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के यहाँ थे तो चैन की बंसी बजती थी। राते पाते यानी चारा भूस वगैरह, साफ पानी, दली हुई अरहर, भूसे के साथ खली, कभी कभी घी का मजा भी मिल जाता। शाम सवेरे एक आदमी खरेरे करता, बदन खुजलाता, झाड़ता, पोंछता, सहलाता। कहाँ वो नाजो नेमत, कहाँ यह 8 पहर की रपट। महीने भर में बेचारे का कचूमर निकल गया। यक्का का जुआ देखते ही बेचारे का हाव छूट जाता। एक एक कदम चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थी, लेकिन असील जानवर मार की ताब न थी। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर मुश्किल से उठते थे। उस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे। बैल जिगर तोड़कर चला, कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि जरा दम ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र। कई कोड्डे बेदर्दी से लगाए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। सेठ ने बहुत मारा पीटा, टांग पकड़कर खींची, नथनों में लकड़ी खोस दी, मगर लाश ना उठी। तब कुछ अंदेशा हुआ। गौर से देखा, बैल को खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी क्यों कर घर पहुंचे। बहुत चीखे और चिल्लाए, मगर देहात का रास्ता बच्चों की आंख है, सरे शाम से बंद, कोई नजर न आया। करीब कोई गांव भी ना था। मारे गुस्से के मुए बैल पर और दुर्रे लगाए। ससुरे, तुझे मरना था तो घर पर मरता, तूने आधे रास्ते में दांत निकाल दिए, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे। 200-400 रुपये कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। छोड़कर जा भी ना सकते। गाड़ी पर लेट गए, वहीं रथ जगा करने की ठान ली और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा। अपनी दानिस्त में वह तो जागते ही रहे, मगर जब पौ फटी यानी सवेरा हुआ तो चौके और कमर पर हाथ रखा तो थैली नदारद, कलेजा सन्न से हो गया, कमर टटोली, थैली का पता न था। घबराकर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, पछाड़े खाने लगे। सुबह को रोते पीटते घर पहुंचे। सेठानी जी ने यह अलमनाक हादिसा सुना तो छाती पीट ली। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। इस वाक्य को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठे। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फकीर हो गए। उन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में धूल झोंक दी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया। निरा पोंगा ही समझ लिया है। किसी गड्ढे में मुंह धो आओ तब दाम लेना। सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो और क्या लोगे। इस फयाजाना फैसले के कदरदान हजरात की भी कमी ना थी। इस तरह झड़प सुनकर अलगू चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। एक बार वह भी बिगड़े। सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सवालों जवाब होने लगे। खूब बहस हुई। मुजादिला की यानी हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सेठ जी ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। गांव के कई इज्जतदार आदमी जमा हो गए। दोनों को समझाया। सेठ जी को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में इस तरह झगड़े से काम ना चलेगा। इससे क्या फायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाएगा उसे मान जाओ। सेठ जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भरी, फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीक ने गोलबंदियां शुरू की, यानी गिरोह बनाने शुरू किए। तीसरे दिन उसी सायेदार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। वहीं शाम का वक्त था। खेतों में कौवों की पंचायत लगी हुई थी। दरख्त की डालियों पर तोतों में जबरदस्त मुबाहिसा हो रहा था। बहस तलब यह अम्र था कि इंसान को उन्हें बेवफा कहने का क्या हक हासिल है। पंचायत पूरी आ बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी,
किन किन आदमियों को पंच बदते हो? अलगू ने मुनकसिराना अंदाज से जवाब दिया, यानी आजे जाना अंदाज से कहा, समझू सेठ ही चुन ले। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिश्र अलगू के दोस्त थे, तह पर पहुंच गए, बोले, चौधरी तुमको कोई उज्र यानी ऐतराज तो नहीं है? चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं है। इसके बाद 4 नाम और तजवीज किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे। खूब जांच कर इंतखाब किया, सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज गूडर शाह बोले, समझू भाई, सरपंच किसे बनाते हो? समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिश्र ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू तुम्हें कोई उज्र हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली, हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं, उज्र कोई नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अक्सर हमारी तंगजरफियों का जबरदस्त मुस्लेह होता है और गुमराही के आलम में मोतबर रहनुमा। एक अखबार नवीस अपने गोशाए आफियत में बैठा हुआ वजीरों की मजलिस को कितनी बेबाकी और आजादी से अपने ताजियाना कलम का निशाना बनाता है, मगर ऐसे मौके भी आते हैं जब वो खुद वजीरों की मजलिस में शरीक होता है। इस दायरे में कदम रखते ही उसकी तहरीर में एक दिल पजीर मतानत यानी तहजीब का रंग पैदा होता है। ये जिम्मेदारी का एहसास है। एक नौजवान आलम शबाब में कितना बेफिक्र होता है। वालिदैन उसे मायूसाना निगाहों से देखते हैं, उसे नंग एक खानदान यानी खानदान की साख समझते हैं, मगर थोड़े ही दिनों में वालिदैन का साया सर से उठ जाने के बाद वही वाह रफ्ता मिजाज यानी आपे से बाहर मिजाज नंगे खानदान कितना सलामत रू, कितना मोहतात यानी एहतियात से भरा हो जाता है। यह जिम्मेदारी का एहसास है। ये एहसास हमारी निगाहों को और वसीया कर देता है, मगर जबान को महदूद यानी सीमित। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीम उस शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ। मेरी आवाज इस वक्त हुक्म ए खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को कतई दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ते से जौ भर टलना भी मुझे दुनिया और दीन दोनों ही में स्याह बना देगा। पंचायत शुरू हुई। दोनों पक्षों ने अपने हालात बयान किए। जिरा हुई, शहादतें गुजरी। फरीकैन यानी दोनों मुखालिफों के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मुआमले पर गौर किया। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल उनके घर आया उसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उस वक्त दे दी गई होती तो आज समझू उसे वापस लेने का हरगिज तकाजा न करते। रामधन मिश्र ने कहा, कीमत के अलावा उनसे कुछ ताउन भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा, इसका असल मुआमले से कोई ताल्लुक नहीं है। गूदड़ शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। उनका बहुत नुकसान हुआ है और अपने की सजा मिल चुकी है। जुम्मन बोले, उसका भी असल मुआमले से कोई ताल्लुक नहीं। ये अलगू चौधरी की भलमनसी पर मुनहसिर है। यह फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले ना समाये, उठ खड़े हुए और जोर जोर से हाँक लगाई, पंच परमेश्वरी की जय। आसमान पर तारे निकल आए थे। इस नारे के साथ उनकी सदाए तहसीन भी सुनाई दी, बहुत मध्यम, गोया समुद्र पार से आई हो। हर शख्स जुम्मन के इंसाफ की दाद दे रहा था। इंसाफ इसको कहते हैं। आदमी का यह काम नहीं, पंच में परमात्मा बसते हैं। यह उनकी माया है। पंच के सामने खोटे को खरा बनाना मुश्किल है। 1 घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा और उसे कुछ नहीं सूझता। ये भी खुदा की शान है। आज मुझे यकीन आ गया कि पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। अलगू रोने लगे, दिल साफ हो गए। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। अब वो बालू की जमीन पर नहीं, हक और इंसाफ की जमीन पर खड़ा था।